आपका अपना राकेश गुरु एक बार फिर एक वीडियो लेकर आपके सामने पेश है। पिछले दो जो वीडियो अपन ने देखे उस वीडियो के अंदर अपन ने 12th बायोलॉजी का फर्स्ट जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अपन आगे की प्रोसेस में चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 की आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने से पहले मैं सभी चैनल के व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना स्नेह दिखाया। इसी तरीके से मैं अपना प्रयास करता हूं, आप अपना प्रयास करते रहिए। लॉकडाउन ऐसे ही निकल जाएगा और अपन अपनी जो सफलता की एक सीढ़ी है वो चढ़ जाएंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रारूपिक पुष्प की संरचना की। पुष्प की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि अलैंगिक जनन क्या है। हमने ये देखा था कि जनन जो है वो दो प्रकार का था, एक तो लैंगिक और एक अलैंगिक। अलैंगिक जनन की चर्चा हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। आज हमें बात करनी है लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन पढ़ने के लिए हमने पीछे के जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था आपको कि लैंगिक जनन जहां भी आ जाता है इसका मतलब हम ये दिमाग के अंदर पहले से सोच लेंगे कि उस जनन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन की जो क्रिया है वो होगी। ये अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच मेन डिफरेंस भी था। लैंगिक जनन की चर्चा करनी है तो लैंगिक जनन के लिए पादप का कौन सा भाग काम आना है? पुष्प काम आना है। और इस पुष्प की प्रारूपिक संरचना होती कैसी है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना की बात करता हूं कि पुष्प की संरचना में होता क्या है। तो विद्यार्थियों, आपने अगर किसी पुष्प को बारीकी से देखा हो तो उस पुष्प के अंदर आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। एक प्रारूपिक पुष्प की अगर अपन चर्चा करें तो उस प्रारूपिक पुष्प में इस प्रकार की संरचनाएं हमें बाहर से देखने पर दिखाई देती हैं। अब ये संरचनाएं हैं क्या और इनका काम क्या है, इनकी चर्चा हम अभी करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसी की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि लैंगिक जनन के अंदर इसी प्रारूपिक पुष्प में वो दो जननांग पाए जाते हैं जो लैंगिक जनन की क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। क्या क्या है ये मैंने एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना बना दी है। आपको जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो एक प्रारूपिक पुष्प है। एक पुष्प के अंदर निम्न प्रकार से भाग पाए जाते हैं। होते क्या क्या है, सबसे पहले हम इनके नाम की चर्चा करेंगे। तो किसी भी पुष्प के नीचे ही नीचे, जिसको अपन पकड़ते हैं अपने हाथों से, पुष्प के नीचे जो एक डंडी होती है उस डंडी को पुष्प वृंत कहते हैं। वृंत का मतलब डंठल होता है। जिस डंठल को अपन पकड़ने के काम में लेते हैं वो पुष्प का डंठल है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? पुष्प वृंत। फिर सबसे बाहर की तरफ की जो लेयर होती है वो बाह्य दलपुंज होती है। यहां आपको ध्यान रखना है, मैंने ये जो पुंज शब्द लगाया है ये पुंज शब्द एक समूह को दर्शाता है। समूह का मतलब, जैसे अगर अपन एक गुलाब के फूल की बात करें और उसके पुष्प वृंत से ऊपर की तरफ चले तो ऊपर की तरफ चलने पर हम देखते हैं कि गुलाब के फूल की जो गुलाबी रंग की पंखुड़ियां होती है उनके नीचे ग्रीन रंग की पत्तियां और पाई जाती, या उन गुलाबी रंग की पंखुड़ियों के नीचे एक संरचना पाई जाती जो हरे रंग की होती है, जो उन गुलाबी रंग की पंखुड़ियों को दबाए रखती है नीचे की साइड से। तो वो जो हरे रंग की पत्तियां हैं या हरे रंग की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही क्या है? बाह्य दलपुंज है। अगर अपन सभी की बात करें तो अगर हम एक हरी संरचना की बात करें तो ये सिंगुलर हो जाएगा और इसको अपन क्या कह देंगे? बाह्य दल कह देंगे। अलग अलग पुष्पों के अंदर इनकी संख्या अलग अलग होती है। फिर बाह्य दल के बाद आते हैं अपने दलपुंज। क्या आते हैं? दलपुंज। और ये दलपुंज वही है। गुलाब के फूल की अगर अपन चर्चा करें तो गुलाब के फूल के अंदर जो गुलाबी रंग की पंखुड़ियां हैं
उन गुलाबी रंग की सभी पंखुड़ियों को अपन क्या कहते हैं? दलपुंज। और अगर अपन सिर्फ एक पंखुड़ी की बात करें तो एक पंखुड़ी को अपन क्या कहेंगे? सिंगुलर हो जाएगा, सिर्फ नाम क्या होगा? दल। तो ये पुंज शब्द का थोड़ा सा अर्थ आप ध्यान में रखें। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं, अपन नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। बाह्य दल पुंज हो गए, दल हो गए, फिर आपको ये तंतुवत संरचना दिखाई देगी, इसको अपन कहते हैं पुतंतु। ये यहां तक की जो स्ट्रक्चर है, जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? पुतंतु। और इसके ऊपर ये जो दो पालियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये दो पालियों युक्त जो भाग है, इसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। अब आप ध्यान दें, इस परागकोश और इस पुतंतु को जोड़ने वाला ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम रखा गया है योजी। क्या नाम रखा गया है? योजी। इस योजी के कार्य की अगर अपन बात करें तो ये जो परागकोश होता है, मोस्टली पादपों के अंदर जो परागकोश है वो द्विपालित होता है, यानी ये दो पालियां, जो दो लोब आपको दिखाई दे रहे हैं, वो अधिकांश पादपों में पाया जाता है। लेकिन कुछ पादपों के संघ या कुल ऐसे हैं जिनके अंदर ये एक पालित होता है, जैसे मालवेसी कुल है। मालवेसी कुल में एक पालित ही होता है परागकोश। अब इस परागकोश की जो पालियां हैं, इस परागकोश की पालियों में आपको ये डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। इन डॉट्सों को नाम दिया गया है परागकण। और यही वो परागकण है जो नर युग्मक का काम करेंगे, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में किसका काम करने वाले हैं? नर युग्मक का काम करने वाले। क्योंकि जनन की प्रोसेस के अंदर हमें पता है मेल और फीमेल गैमेट हमें चाहिए, तो यहां पर अपने पास आ चुका है मेल गैमेट। ये अपन पुतंतु, योजी और परागकोश, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा भाग जो है वो कहलाता है पुंकेसर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक जो पुंकेसर होता है, नर जननांग होता है, उसके अंदर ये भाग होते हैं पुतंतु, योजी, परागकोश। और इस परागकोश में पाए जाते हैं नर युग्मक, जिसको अपन क्या नाम दे सकते हैं? परागकण। यानी कि इस पुंकेसर को नर जननांग के नाम से जाना जाएगा। ये तो बात हो गई नर की। मेल गैमेट आ चुका है अपने पास, नर युग्मक आ चुका है। किसको कहा गया है नर युग्मक? परागकण को। क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं? प्लांट की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, बीच में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर में भी चार चीजें, जैसे ऊपर ही ऊपर आपको ये उभार या अंगुली जैसे प्रवर्ध दिखाई दे रहे होंगे। इन अंगुली जैसे प्रवर्धों को नाम दिया गया है वर्तिकाग्र। क्या नाम दिया गया है? वर्तिकाग्र। और इस वर्तिकाग्र के नीचे ये जो पतली नली की संरचना है, या नली के समान जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है वर्तिका, या अपन इसको कह सकते हैं वर्तिका नली। इसके बाद अपन इस नीचे फूले हुए भाग की अगर बात करें तो ये फूला हुआ भाग कहलाता है इसका अंडाशय, जिसके अंदर पाए जाते हैं बीजांड। क्या पाया जाता है? बीजांड। ये अंडाशय हो गया और ये हो गए बीजांड। और ये बीजांड किसका काम करेगा? ये काम करेगा फीमेल गैमेट का। तो ये अपने पास दो चीजें आ गई जो कि एक पुष्प के अंदर ही पाई जाती हैं, नर जननांग और मादा जननांग। अगर अपन इन चारों को जोड़ दें तो इसको क्या नाम दिया जाता है? स्त्री केसर कहते हैं। इसको क्या नाम दिया गया है? स्त्री केसर। और इस स्त्री केसर को अपन क्या कह सकते हैं? मादा जननांग। क्या नाम दे सकते हैं? मादा जननांग। मादा जननांग के चार पार्ट हो गए, नर जननांग के चार पार्ट हो गए। नर जननांग के अंदर जो नर युग्मक है वो उपस्थित है, और मादा जननांग में जो है मादा जो युग्मक है वो उपस्थित है। अब हम चर्चा करें कि चलो हमें ये तो पता चला कि नर युग्मक ये होता है, एक पुष्प के अंदर ये चीजें होती हैं, और उनमें नर युग्मक और मादा युग्मक किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ये एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना है। इसके बाद एक चीज और ध्यान देनी है आपको, जो कि हमें आगे काम आएगी। ये जो फूला हुआ भाग है, ये जिस आधारीय भाग से यहाँ चिपका हुआ है या बैठा हुआ है, ये जो पूरा का पूरा पुष्प होता है,
वो एक निश्चित आधार के ऊपर बैठा हुआ होता है। बैठा हुआ होने का मतलब है कि ये पुष्प अपना आसन लिए हुए होता है। इस स्थान को नाम दे सकते हैं अपन पुष्पासन। क्या नाम दे सकते हैं? पुष्पासन। यानी इस भाग को क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। नाम में पता चल रहा है, पुष्प जोड़ आसन, यानी कि पुष्प का आसन जहां पर पुष्प टिका हुआ होता है। तो ये एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना है। इसके बाद यहां अपन पुष्प पढ़ने जा रहे हैं, तो पुष्प के बारे में एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। पुष्प क्या है? अगर अपन इसको मॉर्फोलॉजिकली देखें, मॉर्फोलॉजिकली यानी कि आकारी की दृष्टि से अगर अपन इसकी चर्चा करें, तो आकारी की दृष्टि से पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह है। प्रश्न भी बनता है, पुष्प क्या है? एक मॉर्फोलॉजिकली अगर एक फ्लावर की बात करें, एक पुष्प की बात करें, तो वो है क्या? पुष्प आकार की दृष्टि से रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित प्ररोह है क्योंकि इसी पुष्प के अंदर बंध और फर्टाइल दोनों प्रकार के उपांग पाए जाते हैं। ये एक प्रारूपिक पुष्प के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हम अलग अलग इनकी चर्चा करेंगे कि नर जननांग जो होता है वो किस प्रकार होता है, उसकी संरचना में क्या क्या होता है। प्रत्येक जो इसकी संरचना में भाग है, जैसे पूतंतु है, योजी है, परागकोश है, इनकी चर्चा अपन करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस नर जननांग की, और इस नर जननांग में हम सबसे पहली चर्चा करते हैं पूतंतु की, यानी कि फिलामेंट की। ये फिलामेंट जो होता है ये पतला होता है, तंतुवत संरचना होती है, नाम से पता चल रहा है, जो कि पुष्पासन से जुड़ी होती है। पुष्पासन से निकलकर और किसको जोड़े रखने का काम करेगी? परागकोश को धारित करने का काम करेगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इसका योजी। योजी का सबसे मुख्य काम है परागकोश व पूतंतु को जोड़ना। पूतंतु को जोड़ना, ये योजी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। परागकोश और पूतंतु को जोड़ना ये योजी का सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसके बाद अपन बात करते हैं परागकोश की। इसकी चर्चा करेंगे परागकोश की, यानी पोलन सैक की बात करेंगे। पोलन सैक यानी परागकोश। इसी परागकोश में क्या पाए जाएंगे? परागकण पाए जाएंगे, जिनकी अगर चर्चा की जाए, परागकोश मुख्यतः ये द्विपालित होता है। कैसा होता है? द्विपालित। लेकिन अगर अपन मालवेसी कुल की बात करें, तो ये जो परागकोश है, ये परागकोश एक पालित होता है। कैसा होता है? एक पालित होता है। तो ये नर जननांग यानी पुंकेसर के बारे में अपन ने चर्चा की। इसी परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं, और ये परागकण किसका काम करते हैं? नर युग्मक का काम करते हैं, यानी मेल गैमिट का काम करेंगे। ये एक प्रारूपिक पुष्प के अंदर नर जननांग जो था उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। प्रत्येक जो पाली होती है उसके अंदर 2 चैम्बर भी पाए जाते हैं। यानी यहां जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं कि परागकोश क्या है, मोस्टली द्विपालित है। यानी ये पालियां जो हैं इनको लोब्स कहते हैं। पालियों को क्या कह रहे हैं अपन? लोब्स। और इन लोब्स के अंदर प्रत्येक जो पाली है, जैसे अब 2 पालियां हैं, तो प्रत्येक पाली यानी एक पाली की अगर अपन बात करें, तो एक पाली के अंदर 2 परागपुट यानी 2 चैम्बर्स होंगे। एक पाली के अंदर, एक पाली में कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। इन चैम्बर्स को ही क्या नाम दिया गया है? परागपुट नाम दिया गया।
तो देखो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि अगर एक पाली में 2 चैम्बर हैं तो 2 पालियों में कितने चैम्बर होंगे? 4 होंगे। और अगर मालवेसी कुल की बात करें तो वो तो परागकोश एक ही पाली थे, एक पाली थे, इसका मतलब उसमें चैम्बर कितने होने? उसमें चैम्बर कितने होने? एक पाली में 2 चैम्बर है तो उसमें 2 ही होने, क्योंकि मालवेसी कुल में परागकोश कैसा है? एक पाली थी है। तो ये कॉमन सेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखें कि परागकोश मुख्यतः द्विपालित होते हैं, मालवेसी कुल में एक पालित होता है, एक पाली में 2 चैम्बर होते हैं और इन्हीं चैम्बरों के अंदर किसका निर्माण होता है? बीजाणुओं का निर्माण होता है, या मैं कहूं पराग कणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है? पराग कणों का निर्माण हो रहा है। यानी इन परागपुटों को, अगर अपन इन परागपुटों की बात करें तो इन परागपुटों को अपन एक नाम और दे सकते हैं, लघु बीजाणु धानी। क्या नाम दे सकते हैं? लघु बीजाणु धानी। और ये जो बीजाणु बने हैं वो कैसे बने हैं? लघु बीजाणु बने हैं। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि लघु बीजाणु पर्णों पर कौन पाया जाएगा? लघु बीजाणु धानी पाई जाएंगी। यानी लघु बीजाणु पर्णों पर लघु बीजाणु धानियां लगी होती हैं और लघु बीजाणु धानियों में क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। ये नर जनांग की बात हो गई। इसके बाद अपन फीमेल जो गैमेट है उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये पुष्प की संरचना का आधा पार्ट, जिसकी बेसिक जो चीजें हैं वो हमने अभी तक देखी हैं। इसके बाद हमें देखना है कि परागकोश का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका विकास कैसे होता है, इसमें क्या क्या पाई जाती हैं, इसकी भित्तियां कैसी होती हैं, पेपिटम क्या है, क्या वो एक भित्ति है, उसका काम क्या है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो धन्यवाद।